हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट, और बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि आखिर शटल सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है। और बच्चों, इस प्रोसेस के अंदर जो रेस्पिरेशन है उसको हम एम्फीबॉलिक प्रोसेस क्यों बोल रहे थे, इतनी बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। और बच्चों, आज हम लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। तो बच्चों, ये जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है, ये रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है तो रेस्पिरेशन में बच्चों क्या होता है कि O2 यूटिलाइज होता है और CO2 प्रोड्यूस होता है। तो वो जो रेशियो हम निकालते हैं CO2 अपॉन O2, उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। तो बच्चों, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड टू द वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वोशेंट और रेस्पिरेटरी रेशियो। तो बच्चों, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि RQ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब। तो हम जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली जो RQ मेज़र करते हैं बच्चों, उस इक्विपमेंट का नाम है गैनोंग रेस्पिरोमीटर। तो बच्चों, गैनोंग रेस्पिरोमीटर जो होता है, इस इक्विपमेंट की हेल्प से हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो है उसको मेज़र करेंगे। और ये डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग होता है। बच्चों, RQ का बेनिफिट क्या है कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर सेल या प्लांट पार्ट है, उससे CO2 और O2 का क्या रेशियो बन रहा है या कितना CO2 रिलीज हो रहा है, रिलेटिवली कितना O2 एब्जॉर्ब हुआ, तो उस बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है जो कि रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो है इसको मेज़र करते हैं यदि हम, तो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। जैसे कि सपोज हमने जो रेस्पिरेशन की अभी तक रिएक्शन पढ़ी, उस रिएक्शन के लिए RQ मेज़र करना है तो कैसे मेज़र करेंगे कि रेस्पिरेशन में हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यदि ग्लूकोज है या कोई कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके लिए RQ कैसे निकालेंगे हम कि जैसे ग्लूकोज है, इसको हमने रेस्पिरेशन में यूज़ किया, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना था हमारा वो क्या था? वो था कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद में 6CO2 प्लस 6H2O। तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन थी बच्चों। और यहाँ पर काफ़ी एनर्जी जो है 36 और 38 ATP जो है वो प्रोड्यूस हुई थी। बच्चों, हमने देख लिया था कि कब 36 बनेगा और कब 38 बनेगा। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ये 36 ATP जो था वो हमारा तब बनता है जब GP शटल ऑपरेट करता है, और 38 तब बनता है जब हमारा MA शटल जो है वो इस प्रोसेस में काम करता है। ठीक है बच्चों। लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस प्रोसेस के लिए RQ। तो ये RQ को कैसे बोलूँगा मैं कि दिस इज़ द RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वेयर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। तो RQ क्या हो जाएगा? RQ इज वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर वो वैल्यू जो है वो क्या आएगी? वो 1 आ जाएगी। इसका मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा बच्चों, उसके लिए RQ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बच्चों, इसको हम यूज़ कर सकते हैं जैसे और भी क्वेश्चंस में। यदि मैं आपको ऐसा पूछूं कि यदि एनेरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यदि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वो एनेरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में RQ की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों, उसके लिए रिएक्शन जो है वो कुछ कैसे रहेगी कि जैसे C6H12O6। यदि ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा शुगर है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में सपोज इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता, तो क्या होता? 2 मॉलिक्यूल बन जाते किसके? C2H5OH इथाइल अल्कोहल के, और साथ में CO2 भी रिलीज हो जाता, 2 मॉलिक्यूल CO2 का। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन भी हमने पढ़ी हुई है और हमने ये बहुत डिटेल में देखा था कि कैसे ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद में एनारोबिक फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट हुई, जहाँ पर NADPH2 जो है वो वापस से रिड्यूस करने के लिए काम कर रहा था किसको? पायरुविक एसिड को, और अल्टीमेटली इथेनॉल और CO2 यदि बना, तो इस प्रोसेस का RQ हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? सेम RQ इक्वल टू CO2 अपॉन O2। अब इस प्रोसेस में CO2 कितना इवॉल्व हो रहा है? 2। बट यदि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों, तो फिर ऑक्सीजन जो यूज़ हुआ वो तो कितना है? वो तो 0 है। तो RQ की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? इनफाइनाइट आ जाएगी, यानी कि फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन RQ ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इज इन्फिनिटी।
तो बच्चों इस तरीके से हम RQ जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यदि कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आता है और उसके लिए आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में RQ कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो आप उस कंपाउंड को लिखिए, उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कीजिए और जो भी रेशियो आता है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो बच्चों ये तो हुआ कार्बोहाइड्रेट का एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में RQ। यदि हम फैट को एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे तो कितना RQ आएगा वो हम देखते हैं। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे फैट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यदि लिपिड को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में यूज़ करें तब RQ की वैल्यू कितनी होगी। तो नॉर्मली ये लिपिड जो है वो एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ पीनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कैस्टर, ये फैटी सीड्स हैं। और यहाँ पर हमने कैलकुलेशन के लिए लिया सपोज ट्राइपामीटीन जो है उसका RQ हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर RQ की वैल्यू लेस देन 1 आती है, इनके लिए RQ की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आती है। यदि आप फॉर्मूला लिख करके इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो रिएक्शन बैलेंस होगा कि 145 यहाँ पर O2 होंगे और 102 CO2 होगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.7। बट जो कंसेप्ट यहाँ पे है बच्चों वो क्या है कि जैसे जब हम ट्राइपामीटीन को देख रहे हैं तो इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, यानी कार्बन कितना है, कार्बन है 51 और ऑक्सीजन है कितना 6, यानी इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत कम है। और यदि हम इसको ऑक्सीडाइज करना चाहते, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करना चाहते बच्चों, तो हमें जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, RQ = CO2/O2। अब इस फॉर्मूले में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसके पास ऑक्सीजन कम है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, और इस वजह से RQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप बहुत सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दिए हुए हों और उनमें यदि पूछा जाए कि आप इनको RQ के ऑर्डर में अरेंज कीजिए तो आपको ईजी पड़ सकता है। यदि आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखें कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में यदि ऑक्सीजन कम है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बाहर से जो ऑक्सीडाइज करने के लिए वो ध्यान हो जाएगी, और इसीलिए RQ का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आएगा। तो बच्चों क्या हम यहाँ पर एक कंसेप्ट जो है उसको ध्यान रख सकते हैं कि इफ़ ऑक्सीजन कार्बन रेशियो is low in respiratory substrate, its RQ is also low। यदि ऑक्सीजन कार्बन रेशियो कम होगा तो RQ कम होगा, या सीधे सीधे बोलें कि सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन कम है तो RQ की वैल्यू भी कम है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस चीज़ को। बच्चों यदि हम इसके अलावा जैसे और RQ देखते हैं हम, तो RQ ऑफ प्रोटीन कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि RQ ऑफ प्रोटीन जो होता है उसका भी RQ जो होता है वो लेस देन 1 ही होता है, लेस देन 1, और ये वैल्यू होती है 0.8 to 0.9। ठीक है बच्चों, तो लिपिड के लिए, फैट के लिए RQ की वैल्यू लेस देन 1 होगी, प्रोटीन के लिए भी RQ की वैल्यू लेस देन 1 होती है, बट इसके कंपेयर में ज़्यादा होती है। बच्चों यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक एसिड हो तब क्या होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड जो है उसके पास तो ऑक्सीजन जो होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा होता है। तो हम देखते हैं RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो बच्चों ऑर्गेनिक एसिड जो होता है उसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ज़्यादा है। जैसे यदि हम यहाँ पे मैलिक एसिड देख रहे हैं तो मैलिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन कितना है, C4H6O5, या फिर आप ऑक्जेलिक एसिड देखें, जैसे सपोज ये दिया हुआ है, मैं आपको ऑक्जेलिक एसिड का कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो होता है COOH बॉन्ड, COOH ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। इसका मतलब C2H2O4। अब इस ऑक्जेलिक एसिड जो है इसको हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हैं, तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनाना होगा, यदि हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो CO2 + H2O। अब बैलेंस करते हैं, कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन, तो ये होगा 2CO2। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं, ये तो एक ही रहने देते हैं। फिर अब ऑक्सीजन कितने हो गए,
ऑक्सीजन हो गए, ये हो गए 4 और ये हो गया 5 ऑक्सीजन हो गए। 4 तो यहाँ पर है, यदि मैं इसको हाफ O2 लिख दूँ बच्चों तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा कि नहीं। तो अब इस कंडीशन में हम ये जो ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का RQ निकाल रहे हैं। RQ इक्वल टू CO2 अपॉन O2। CO2 अपॉन O2 मतलब 2 अपॉन 1/2 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ये देखो, तो हाईएस्ट RQ क्या होता है, हाईएस्ट RQ ऑक्जेलिक एसिड का होता है बच्चों, वो होता है 4। तो यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, बाहर से जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो कम हो जाएगी बच्चों, और इसीलिए इसका RQ वैल्यू जो है वो मोर देन 1 आ जाता है। मैलिक एसिड के लिए क्या आ रहा था, 1.33। तो हम बोल सकते हैं क्लियरली क्या कि 4 ऑर्गेनिक एसिड RQ इज मोर देन 1। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या कंक्लूजन निकला हमारा, RQ ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट 1 4 एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर RQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यदि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या वैल्यू आई थी, इनफाइनाइट 4 एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन यूज हो ही नहीं रहा है तो लोअर वैल्यू जो है वो क्या हो गई, ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो गई, रेस्पिरेशन 0, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, RQ इनफाइनाइट। फिर इसके बाद में शुगर के साथ में यदि हमने देखा कि लिपिड है, फैट, तो फैट का RQ क्या आया, लेस देन 1। ट्राइपामिटीन के लिए हम देख रहे थे वैल्यू कितना, 0.7। ऐसे ही हमने देखा कि यदि प्रोटीन यूज़ करें तो प्रोटीन का RQ कितना आया बच्चों, लेस देन 1, कितना था, 0.8 to 0.9। और ऑर्गेनिक एसिड जो है बच्चों उसका RQ क्या आ रहा है, उसका RQ मोर देन 1 आ रहा है, और ऑक्जेलिक एसिड के लिए हमने देखा था मैक्सिमम वैल्यू कितना, 4। तो इतना कंक्लूजन बच्चों हमारे यहाँ से आ रहा है। अब यदि कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाएं कि जैसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन कि यदि कोई प्लांट है जो CAM प्लांट है, सपोज CAM प्लांट के लिए RQ का वैल्यू पूछा जाए कि क्या है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चों एक तो क्या हो सकता है कि नाइट के टाइम पे RQ का वैल्यू पूछा हुआ है और उस टाइम पे हम देख रहे हैं कि क्या प्लांट जो है वो CO2 को एमिट नहीं कर रहा है, CO2 को अंदर ही अंदर वो फिक्स कर ले रहा है मैलिक एसिड बनाने के लिए। तो यदि ऐसा देखें कि बाहर एनवायरनमेंट में कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है, कोई भी CO2 रिलीज नहीं हो रही, इसका मतलब CO2 रिलीज्ड क्या हो जाएगा, 0। और यदि CO2 रिलीज नहीं हो रहा है तो RQ की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, CO2 अपॉन O2 करेंगे हम तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो CAM प्लांट के लिए RQ की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यदि वो रेस्पिरेशन में एसिड बना रहा है, मैलिक एसिड बना रहा है, तो ग्लूकोज से एसिड बनेगा तो भी RQ की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, पार्शियल ऑक्सीडेशन की वजह से। और इसके बाद यदि हम देखें कि आखिर जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स जो होते हैं उनका RQ क्या होता है, तो कैसे देखेंगे आप, RQ ऑफ जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात तो पढ़ी है कि फैट का, और हमने एग्जांपल भी पढ़ा था, जर्मिनेटिंग फैटी सीड जो होते हैं उनके अंदर फैट का ऑक्सीडेशन होता है या फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। तो जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स जो होते हैं उनके लिए RQ का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, लेस देन 1। और यदि RQ ऑफ मैच्योरिंग फैटी सीड पूछे तो क्या होगा, तो बच्चों मैच्योरिंग फैटी सीड जो होता है उसके लिए RQ की वैल्यू मोर देन 1 होती है। आखिर ये कैसा होता है हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैच्योरिंग फैटी सीड है तो ये क्या कर रहा होगा, ये अपने ग्लूकोज को या अपने कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रहा होगा किसके अंदर, फैटी एसिड के अंदर। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पर फैटी सीड में ऑक्सीजन जो है वो रिलेटिवली कम है, यानी इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है और इस ऑक्सीजन को वो अपने रेस्पिरेशन में भी यूज़ कर लेता है। तो बच्चों यदि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन इसने इंटरनली जो निकला उसी को यूज़ कर लिया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन टेकन अप फ्रॉम
एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, लेस, यानी बाहर से ऑक्सीजन कम ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अंदर ही अंदर फैटी एसिड बनाने के लिए ऑक्सीजन जो है वो उस टाइम पे निकाला था और उसको अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ किया। तो जब हम RQ कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे तो CO2 अपन O2 में, ये O2 जो है वो बाहर से तो कम ले रहा है, मेनली क्या कर रहा है, अंदर ही अंदर यूज़ कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कम और RQ की वैल्यू आ जाएगी मोर देन 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैच्योरिंग फैटी सीड जो होता है उसका RQ मोर देन 1 होता है और जर्मिनेटिंग फैटी सीड का RQ जो होता है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये RQ आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। तो बच्चों एक एक करके देखते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। सबसे पहला फैक्टर बच्चों हम देख रहे हैं टेम्परेचर। आखिर टेम्परेचर का रेस्पिरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों? जैसे कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है या कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटी है, उसमें टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर डिटरमाइन करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, कि आखिर टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा तो एंजाइम बहुत ज़्यादा काम करेंगे। यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो एंजाइम डिनेचर्ड होने लग जाएंगे, और यदि बहुत कम हो गया तो भी एंजाइम की फंक्शनिंग इनहिबिट होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा। बच्चों यदि हम अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हमारे अंदर बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना, अराउंड 37 के आसपास। तो इसलिए हमारे अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम या बेस्ट कब चल रही होगी, 37 के आसपास। तो टेम्परेचर जो है वो 0 to 40 डिग्री यदि हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है, और ऑप्टिमम जो है वो 20 to 40 के आसपास में होगा। प्लांट की यदि हम बात करें तो 30 के आसपास में जो ऑप्टिमम है वो आ जाता है टेम्परेचर, जिस पे रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। बच्चों यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, तो रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इनिशियली इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे 0 to 40 यहाँ पे देख रहे हैं तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो यदि हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितना इंक्रीज होगा, उसी को बोलते हैं हम Q10 वैल्यू। बच्चों ये Q10 वैल्यू सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए नहीं है बल्कि किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए है। इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू भी बोलते हैं, और यदि टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती है। तो Q10 की वैल्यू कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना बढ़ा, वो होता है 2 to 3 फॉर जनरली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और इवन रेस्पिरेशन। बहुत कम टेम्परेचर होगा बच्चों तो उसमें इतने लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स ठीक से काम नहीं करेंगे, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। जो हम अपने वेजिटेबल फ्रूट्स को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो बच्चों उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि यही हम उस फूड को में रेस्पिरेशन को कम करना चाहते हैं ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो जाए। ठीक है बच्चों, और 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होने पर क्या होता है, आप सबको पता होगा कि एंजाइम्स जो है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम 20 to 40 या 30 डिग्री के आसपास ऑप्टिमम होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा है, वो ऑक्सीजन। कि बच्चों ऑक्सीजन कैसे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन को प्रमोट करेगा, लेकिन यदि ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा तो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। ये ऑक्सीजन आखिर रेस्पिरेशन में कहाँ यूज़ हो रहा था बच्चों, ये अल्टीमेट एक्सेप्टर था या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, किसके अंदर, ETS के अंदर, जो प्रोटॉन के साथ मिल करके वाटर बना रहा था। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें कि इनहिबिशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय ऑक्सीजन इस पास्चर इफेक्ट। यदि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यदि कोई यीस्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, उसमें यदि हम ऑक्सीजन देना स्टार्ट करें तो क्या होगा, रेस्पिरेशन इनहिबिट होने लग जाएगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन की वजह से इनहिबिट होना, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था पास्चर ने। इस इफेक्ट को बोलते हैं हम पास्चर इफेक्ट। ठीक है बच्चों, और वो पॉइंट द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वेयर एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्सटिंक्ट हो जाता है, उसे हम एक्सटिंक्शन पॉइंट बोलते हैं बच्चों। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों बराबर हो रहे होंगे, उसको हम ट्रांजिशन पॉइंट बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, यदि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो बच्चों रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ज़्यादा CO2 होने पे जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स वगैरह या जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं उनके अंदर भी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है।
नेक्स्ट फैक्टर देखो बच्चों, लाइट का डायरेक्टली तो रेस्पिरेशन पे कोई रोल नहीं, बट इनडायरेक्टली यदि लाइट जो है वो ऑप्टिमम रहेगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ज़्यादा बनेगा और इसीलिए रेस्पिरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और इंजरी, यदि इंजरी होती है तो उस केस में क्या होता है, इंजरी होती है तो वो टिश्यू जो है उसके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको हील करने के लिए बढ़ेगी और रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और मिनरल सॉल्ट्स, यदि मिनरल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो आपने पढ़ा हुआ है पहले ही कि मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगा और ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्ट रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, हार्मोन्स। कुछ हार्मोन लाइक ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इनकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है। बच्चों इथाइलिन जो होता है वो भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाता है, क्योंकि इथाइलिन जो होता है वो फ्रूट रैपनिंग में हेल्प करता है और उस टाइम पे जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। और रेस्पिरेशन के इनिबिटर्स, बच्चों रेस्पिरेशन को बहुत सारे इनिबिटर जो है वो इनिबिट करते हैं, साइनाइड, एजाइड, डाइनाइट्रोफिनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड, रोटिनॉन, एंटीमाइसिन। तो ऐसे डिफरेंट इनिबिटर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 को रोटिनॉन, एमिटॉल जो होता है ये अफेक्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसको एंटीमाइसिन अफेक्ट करता है और बच्चों कॉम्प्लेक्स 4 को साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि साइनाइड जो है वो क्या किसको इनहिबिट करते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 को, ताकि ये साइटोक्रोम E3 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ना दे पाए, तो साइनाइड इरिवर्सिबली इसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है बच्चों। और F0 F1 पार्टिकल जो होते हैं एटीपी सिंथेसेज जो होते हैं उसको इनहिबिट कर देते हैं बच्चों ओलिगोमाइसिन, क्योंकि ओलिगोमाइसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो F0 जो होता है उसको रिएक्ट करने से रोक देता है, या ऐसा बोलते हैं कि F0 जो होता है उसके बेस पे ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव कन्फेरिंग प्रोटीन होता है जो ओलिगोमाइसिन से रिएक्ट कर लेता है और एटीपी प्रोडक्शन जो है वो रुक जाता है। तो बच्चों ये सारे इनहिबिटर्स हैं किसके, रेस्पिरेशन के। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ये रेस्पिरेशन वाला चैप्टर जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आपको आइडिया लगेगा थोड़ा सा और प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। कि मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि प्रोकैरियोट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कितने एटीपी बनते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटीपीज आर सिंथेसाइज्ड इन प्रोकैरियोट्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों आप सोचोगे कि प्रोकैरियोट के अंदर क्या रिएक्शन कुछ और चल रही है, नहीं बच्चों, रिएक्शन सेम चल रही है। ग्लूकोज जो होता है वही डिफरेंट स्टेप्स जो होते हैं उनके थ्रू ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O में और साथ में बनती है ATP। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है इसमें आखिर यूकैरियोट से डिफरेंस क्या है। बच्चों डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोट की जब हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। रेस्पिरेशन में जो हेल्प करते हैं वो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है मीजोसोम। तो मीजोसोम जो स्ट्रक्चर है ये किसकी तरह काम करता है, क्रिस्टी की तरह काम करता है, यानी यहाँ पर चल रहा है ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है बच्चों, ये इसका DNA है ये और बाकी सारा साइटोप्लाज्म। तो कुछ इस टाइप से प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में यदि हम बात करें तो यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था, यानी प्रोकैरियोट के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। यदि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो क्या इसका ATP के सिंथेसिस के नंबर पे कुछ फर्क पड़ेगा। तो बच्चों हम देखते हैं कि जब साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हुआ था जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हुआ था किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, तो इस प्रोसेस में एनर्जी बनी थी क्या, NADH2 2 और 2 ATP बना था। और हमने ये पढ़ा था कि इसके बाद ये यूकैरियोट में पार्टिसिपेट कर रहा था किसके अंदर, शटल सिस्टम में। शटल के थ्रू ये एंटर हुआ था किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर पार्टिसिपेट किया था ETS के अंदर, यहाँ पे ETS में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यदि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, शटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी जो NADH2 यहाँ पर बना होगा वो डायरेक्टली ETS में पार्टिसिपेट करके ATP बना देगा। यानी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि शटल सिस्टम जो है वो एब्सेंट है। शटल सिस्टम एब्सेंट है इसका मतलब GP शटल नहीं रन कर रहा होगा, यानी कि
2 ATP जो वहाँ पे नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा, 2 ATP का लॉस नहीं होगा। इसका मतलब नेट जो एनर्जी बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा, नेट एनर्जी, नेट ATP और एनर्जी, ये नेट एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा 38 ATPs। समझ गए बच्चों कि यहाँ पर शटल रन नहीं करेगा तो जो टोटल एनर्जी बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 38 ATP। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप लोग पढ़ते रहिए, हम इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।